एक शहर के डीएम और एसपी साहब मजदूर का भेष बदलकर और अपनी शर्ट के बटन में लाइव कैमरा लगाकर अपने ही शहर के एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं अपनी गाड़ी चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। जाकर देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के जो दरोगा साहब होते हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए चना खा रहे थे। अपने पैरों को उन्होंने टेबल पर रख रखा था और शर्ट के बटन खुले हुए थे, जैसे कोई गली का गुंडा हो। इस तरह से वो थाने में बैठे हुए थे। भेष बदल कर पहुंचे डीएम और एसपी साहब उनसे अपनी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं, लेकिन दरोगा साहब उन्हें मना कर देते हैं। वो रिपोर्ट लिखने के बजाय उनसे पहले घूस मांगने लगते हैं। दोस्तों, क्या होता है आगे इस कहानी में? क्यों डीएम और एसपी साहब मजदूर बनकर इस पुलिस स्टेशन में आए थे? पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, ये कहानी है एक शहर की, जहां अभी अभी एक नए डीएम साहब की नियुक्ति होती है और वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ करने में जुट जाते हैं और अपना फर्ज निभाने में लगे हुए थे। डीएम साहब के पिता भी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो भी एक ईमानदार पुलिस वाले थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार और ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया था। ऐसे ही अच्छे संस्कार देकर उनकी परवरिश की थी। उन्होंने बचपन से ही सिखाया था कि बेटा, हमारा ओहदा चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी को कभी भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ नाम, रुतबा या पैसा हासिल कर लेने से इंसान की इज्जत नहीं बढ़ती। उसके अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। पैसों से तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन इज्जत सिर्फ उसी की होती है जो नेक और सच्चा हो। तुम अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सर झुकाकर नहीं जिया हूँ। अपने पिता की बातों को सुनते और समझते हुए डीएम साहब बड़े हुए थे और फिर वो भी अपनी पढ़ाई के दम पर शहर के एक डीएम पद पर नियुक्त हो जाते हैं। डीएम पद को ज्वाइन किए हुए उन्हें अभी 2 दिन ही हुए थे कि उनके पास एक पुलिस स्टेशन के खिलाफ काफी शिकायतें आने लगती हैं। शिकायत में लिखा हुआ था कि पुलिस स्टेशन का सभी स्टाफ जो थाने में नियुक्त है, हमारी किसी भी रिपोर्ट को नहीं लिखते हैं और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई उस पर करते हैं। अगर रिपोर्ट लिखते भी हैं तो पहले रिश्वत के तौर पर पैसा भरना पड़ता है, तब रिपोर्ट लिखी जाती है। इसके बाद भी कोई संभावना नहीं होती कि हमें कानूनी रूप से मदद मिल पाएगी या नहीं। अब इन शिकायतों को देखते और पढ़ने के बाद डीएम साहब सोचने लगते हैं कि शायद हो सकता है पुलिस स्टेशन और वहां के दरोगा के बदनामी करने के लिए ऐसी फर्जी शिकायतें भेजी जा रही हों, क्योंकि ऐसा अक्सर होता ही रहता है। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर से यही शिकायतें मिलने लगती हैं। अब ये शिकायतें बार बार आने से डीएम साहब को भी लगता है कि जरूर कुछ न कुछ तो धांधली थाने में चल रही है। तो वो एसपी साहब को मिलने के लिए बुलाते हैं और उनसे मुलाकात करके बातों ही बातों में उनसे इस बात का जिक्र करने लगते हैं कि फला स्थान से ऐसी ऐसी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। तो एसपी साहब भी कहते हैं कि हाँ, हो सकता है पिछले कई दिनों से मुझे भी ये शिकायतें मिली हैं, लेकिन मैं यही सोचकर इग्नोर कर दिया कि हो सकता है ये हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोई साजिश हो। लेकिन अब आप भी यही शिकायतें अपने पास बता रहे हैं, तो हमें इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। इसके बाद डीएम और एसपी साहब इस मामले की जांच करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन जांच पड़ताल करने से पहले वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसे ही थाने में जाकर सीधा एक्शन लेंगे तो शायद उन्हें इस बात की खबर मिल जाए और वो हमारे सामने ऐसा कोई काम ही ना करें। तो वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हम एक ऑपरेशन
जारी करते हैं, जिसके तहत हम अपना भेष बदल कर थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। ऐसा करने से हमें सारी सच्चाइयों का पता भी चल जाएगा कि थानेदार हमारे साथ क्या बर्ताव करता है। वो हमारी रिपोर्ट लिखते हैं या हमसे रिश्वत की मांग करते हैं। अब दोस्तों, जो पुलिस स्टेशन होता है वहां का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रखा था। आम आदमी जब उस पुलिस स्टेशन में अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आते थे, तो दरोगा साहब उनके साथ बहुत ही गुस्से के साथ पेश आते थे। न उनकी शिकायतों को अच्छे से लिखा जाता था, सिर्फ पैसे लेकर उनकी शिकायतों पर काम किया जाता था। रिपोर्ट लिखे जाने के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। कई कई दिनों तक आम आदमी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहता, लेकिन उन्हें ऐसे ही टाल मटोल करके वापस भेज देते थे। दरोगा साहब अपनी शर्ट के दो तीन बटन खोलकर कुर्सी पर बैठकर टेबल पर ऐसे पैर रखकर बैठते थे कि मानो कोई इंस्पेक्टर नहीं बल्कि गली का गुंडा बैठा हो। वो अपने सामने किसी की नहीं सुनते थे और कुछ इसी तरह से उस थाने का कार्यक्रम चल रहा था। इसके बाद डीएम और एसपी साहब भेष बदलकर अपने सिर पर एक पुराना गमछा बांधते हैं और शर्ट के नीचे एक लुंगी लपेटकर शर्ट में एक लाइव कैमरा भी सेट कर लेते हैं। उन्होंने पूरी तरह से अपना हुलिया बदल लिया था, जिससे कि वो दोनों किसी की पहचान में ना आ जाए। अब डीएम और एसपी साहब हैं, वो अपनी गाड़ियों को शहर के बाहर रुकवा कर वहां से रिक्शा करके पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तो जैसे ही थाने के अंदर जाने के लिए घुसते हैं, तो बाहर दरवाजे पर खड़ा कांस्टेबल उन्हें बाहर ही रोकते हुए कहता है कि अरे रुको, दोनों यहाँ कहाँ घुसे चले जा रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? क्या काम है? पहले मुझे बताओ तो। डीएम साहब कहते हैं कि हमें रिपोर्ट दर्ज करानी है, इसलिए अंदर जा रहे हैं। तो वो कांस्टेबल उसे कहता है कि तुम यहाँ ऐसे डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते हो। क्या तुम लोग यहाँ पहली बार आए हो, जो तुम्हें मालूम नहीं कि थाने के अंदर कैसे जाया जाता है? डीएम साहब उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये कांस्टेबल भी यहाँ बाहर ही लोगों को रोक रहा है, तो अंदर क्या हाल कर रखा होगा। तो फिर एसपी साहब डीएम साहब को एक साइड लेकर जाते हैं और कहते हैं कि सर, अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है। यह भी पैसे ही मांग रहा है। इसको पैसे दे देते हैं और चलकर देखते हैं अंदर ये लोग हमारे साथ क्या क्या खेल खेलते हैं। अब इस बात को सुनकर डीएम साहब को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो एक ऑपरेशन के तौर पर ही काम कर रहे थे। फिर वो अपनी शर्ट की जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर कांस्टेबल को दे देते हैं। 100 रुपये कांस्टेबल जेब में रखने के बाद उनसे कहता है कि तुमने मुझे कोई भिखारी समझ रखा है क्या, जो 100 रुपये दे रहे हो? और पैसे निकालो जेब से। तो डीएम साहब गुस्से में लाल हो जाते हैं, लेकिन एसपी साहब उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर अपनी जेब से 100 का नोट निकाल कर कांस्टेबल को दे देते हैं और देते हुए बोलते हैं कि साहब, हम गरीब लोग हैं, इससे ज्यादा हमारे पास और पैसे नहीं है। अगर आज हमारी ये रिपोर्ट न लिखी गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कांस्टेबल कहता है ठीक है, अंदर चले जाओ। वहां केबिन में साहब बैठे हुए हैं, उनको अपनी समस्या बता देना और अपनी रिपोर्ट लिखवा देना। तो डीएम साहब और एसपी साहब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, फिर वहां से सीधा केबिन के अंदर चले जाते हैं, जहां दरोगा साहब बैठे हुए थे। अब केबिन के अंदर का नजारा देखकर भी वो गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां का दरोगा कुर्सी पर बैठे हुए चना चबा रहा है। पैरों को उसने टेबल के ऊपर रख रखा है। उन दोनों के अंदर आने के बाद वो अपने पैरों को हटाकर मुझे देखता है और बोलता है कि हाँ भाई, बोलो क्या काम है, किस लिए आए हो? अब एसडीएम साहब जो मजदूर बने थे, हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं कि सरकार, हमारी ऑटो रिक्शा चोरी हो गई है, उसी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं। आप जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट लिखकर हमारे ऑटो रिक्शा को ढूंढने में मदद कर दीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ,
इस ऑटो रिक्शा को चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर वो रिक्शा जल्दी ना मिल पाए तो मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाऊंगा। अब बहुत बड़े चुनौती से गुजर रहे हैं। तो दरोगा साहब गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग सुबह से कहाँ मर गए थे, जो शाम के वक्त हमें परेशान करने के लिए आए हो। तो कहते हैं कि सरकार सुबह से हम खुद ही अपने रिक्शे को ढूंढने में लगे हुए थे, ताकि हमें हमारा रिक्शा मिल जाए और हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर न काटने पड़े। लेकिन रिक्शा पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रहा है। अब हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए और हमारे रिक्शा को ढूंढने में हमारी सहायता कर दीजिए। तो दरोगा साहब कहते हैं कि देखिए, ऐसे तो अब तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। शाम हो चुकी है। हमारे लिए शाम का कोई इंतजाम तो करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख सकता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद डीएम साहब की फिर से कुछ समझ नहीं आता है। वो गुमसुम से खड़े होकर उस दरोगा की तरफ देखने लगते हैं। कहते हैं कि सरकार, हमें आपकी बात को समझ नहीं आई। आप क्या कहना चाहते हैं? इतना सुनते ही जो दरोगा साहब थे वो गुस्सा हो जाते हैं और बाहर से कांस्टेबल को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि इन दोनों को थाने से धक्के मारकर बाहर निकालो। इनको तुमने अंदर आने कैसे दिया? इसके बाद कांस्टेबल उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींच कर ले जाता है और बाहर लाकर उन्हें समझाता है, देखो, अगर तुम्हें अपनी रिपोर्ट लिखवाना है तो इसके लिए तुम्हें पहले दरोगा जी की कुछ ना कुछ तो सेवा पानी करनी होगी। सेवा पानी किया बगैर तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। अपना फालतू का समय खराब मत करो। जल्दी से कुछ पैसा जमा करो और अपना काम बना लो। इतना सुनने के बाद फिर से केबिन के अंदर जाते हैं और दोनों ही अपने शर्ट शर्ट की जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और दरोगा की टेबल पर रख देते हैं। तकरीबन 1,000 रुपये वो टेबल पर रखने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं, इससे ज्यादा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही दरोगा साहब पैसों को टेबल पर रखा देखते हैं तो गुस्से में गर्म होकर बोलते हैं कि सिर्फ इतने कम पैसों में तुम्हारी रिपोर्ट कैसे लिखी जा सकती है? तुम्हारा रिक्शा को शहर में ढूंढने के लिए बहुत खर्चा आएगा। गाड़ी को इधर से उधर घुमाना पड़ेगा, पेट्रोल लगेगा और हमें भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तुम्हें अभी और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। इसके बाद ही तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो ये सब बातें सुनने के बाद एसपी साहब बोल पड़ते हैं कि सरकार से इन सब के लिए तनख्वाह तो मिल रही है। हम लोगों की परेशानियां सुलझाने के लिए, हमारे रिपोर्ट लिखकर हमारी सहायता करने के लिए आप लोग हमसे हर काम के लिए पैसे क्यों मांग रहे हो? अब इस बात को सुनते ही उनका गुस्सा सातों आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तू मुझे कानून का पाठ पढ़ाएगा क्या? अभी रुक, मैं अभी तेरे को बताता हूँ और दिखाता हूँ कि कानून अपना काम कैसे करता है। तभी बाहर से तेज सायरन की आवाज पूरे पुलिस स्टेशन में बजने लगती है और दो सरकारी गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती हैं। अब जैसे ही दरोगा ने डंडा लेकर एसपी साहब के पास होते हैं तो तुरंत जो गाड़ियां आई थी उनमें से डीएम साहब की टीम निकलकर थाने को चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ लोग थाने के अंदर आ जाते हैं तो वो लोग अंदर जाकर दरोगा से बताते हैं कि खबरदार, एक कदम और आगे बढ़ने से पहले ये जान लो, जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो यहाँ के एसपी साहब है और जो दूसरे वाले हैं वो डीएम साहब है। तुमने आज जो कुछ भी इनके साथ ये बर्ताव किया उस सभी की वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और वो लाइव हेडक्वार्टर में देखी जा रही है। अब ये बात सुनते ही दरोगा साहब के पसीने छूट जाते हैं। वो पैरों के बल जमीन पर बैठ जाते हैं और अपने हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये एसपी अब दरोगा को धमकाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बहुत शिकायत पहले भी आई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि हमारे डिपार्टमेंट को कोई बदनाम करने की या कोई साजिश है। लेकिन यहाँ आकर मुझे पूरा मामला समझ आ चुका है।
मैं अपनी आंखों से तुम्हारी काली करतूत को देख चुका हूँ। अब तुम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सबूत हम इकट्ठा कर ही चुके हैं। इसके बाद डीएम और एसपी साहब उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराते हैं। सबूत पक्के मिले थे तो पूरे थाने के स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनकी जगह दूसरे स्टाफ को तैयार करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। और जज साहब बोलते हैं कि ये फोटो और वीडियो जिले में सभी थानेदार को दिखाओ और इससे वो सीख लेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा गया तो उसे फौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमें जरा भी लापरवाही नहीं चाहिए। पहले ही पुलिस वालों को बहुत बदनाम किया जाता है। इसके बाद ये खबर सुनते ही पूरे जिले में इसकी हलचल मच जाती है। डीएम साहब सभी थानेदार को सख्त निर्देश देते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा मामला किसी दूसरे थाने में देखने को मिला तो उनको भी यही अंजाम होगा। जो जैसा करेगा उसे एक दिन वैसा ही मिलेगा। वो कहते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को बढ़ावा दें और हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन करें। हमारा डिपार्टमेंट बहुत बदनामी झेलते आ रहा है। हमें इनमें सुधार की आवश्यकता है। यह बात उनके पिताजी सुनते हैं तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वो कहते हैं कि मेरा बेटा अपना फर्ज ईमानदारी से निभा रहा है और ये काम करके उसने समाज में एक अच्छा संदेश दिया है। इस संदेश से सभी अधिकारियों को ईमानदारी की सीख लेनी चाहिए। डीएम साहब के पिता अपने बेटे की ईमानदारी पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने ईमानदार बेटे की तरह जिसे डीएम साहब के पिता ने उन्हें हमेशा ईमानदारी पर कायम रहने के बारे में बताया था और उन्होंने भी आगे चलकर ईमानदारी की मिसाल को कायम कर दिया। लोगों की सेवा में लगे रहे और एसपी साहब के साथ मिलकर ऑपरेशन जारी रखा। शहर को रिश्वतखोरी से आजादी दिलाई। आप क्या कहना चाहोगे डीएम और एसपी साहब के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए